वीएससी 24 न्यूज जम्मू कश्मीर के जाने माने पत्रकार मोहसिन खान ने लाइव शो में जनता से सीधे जुड़े और उनके सवालों के जवाब दिए हैं। हो गया सर। वीएससी 24 न्यूज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान मोहसिन खान। आज हम एक लाइव डिबेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। हम बहुत सारे मुद्दों पे डिस्कशन करेंगे जिसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर मोस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहमत चौधरी साहब और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोशल एक्टिविस्ट तनवीर रशीद साहब। दोनों पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स का हमारे इस लाइव स्टूडियो में बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज का मुद्दा जो हमारे साथ है वीएससी 24 न्यूज में, आपने आए रोज देखा होगा और इससे पहले भी जम्मू की सरजमीन पर एक बहुत बड़ी आवाज उभर के आई। उसमें यह कहा गया कि जय डोगर जय डोगरा, और यह भी कहा गया कि जम्मू को सेपरेट स्टेट मिलनी चाहिए। जब हमारी टीम ग्राउंड लेवल पे पहुंची तो हमारी टीम ने यह सर्वे की आखिरकार जम्मू से ये आवाज क्यों उठ रही है, तो उसमें यह चीज हमें पता चला। लोगों का यह कहना है कि पिछले 70 सालों में अगर कोई फायदा लिया है वो घाटी के लोगों ने लिया है, ये कश्मीर के लोगों ने लिया है, क्योंकि जितने भी लोगों को जम्मू कश्मीर के वजीर आला की कुर्सी पर मौका मिला वो सिर्फ घाटी के लोगों को मिला, और सिर्फ वाहिद एक शख्स था गुलाम नबी आजाद साहब, जो सिर्फ 2.5 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे, जो जम्मू प्रोविंस से बिलोंग करते थे। लेकिन सवाल यह है कि आपने जिस चेहरे को देखा, चौधरी लाल सिंह साहब का कैबिनेट मिनिस्टर है, साबका मेंबर पार्लियामेंट है, उसके साथ साथ एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुश शर्मा ने भी ये आवाज उठाई कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। इसी मुद्दे पर हम रहमत चौधरी साहब के पास चलते हैं कि वाकई तौर पर जो चौधरी लाल सिंह ने, जो बुनियादी सतह पर अंकुश शर्मा ने, जम्मू के दूसरे अन्य लोगों ने जो आवाज उठाई है कि जम्मू के साथ बेइंसाफी हुई, जम्मू को एक सेपरेट स्टेट मिलनी चाहिए, आपका क्या नजरिया है इस पर? आप अपने तासुरात दीजिए वीएससी 24 न्यूज के इस लाइव डिबेट पे। देखिए मोहसिन साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने चैनल पे बुलाया और आपने ये क्वेश्चन किया कि लाल सिंह जी जम्मू सेपरेट स्टेट का दर्जा जो है मांग रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी स्टेट जो इस वक्त है यूनियन टेरिटरी है, और पूरी रियासत आप जम्मू कश्मीर जिसे हम कहा, जिसके साथ लद्दाख भी था, अब 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इसके बाद ये जो नारा था, ये सबसे पहले यहाँ पर अगर किसी ने उठाया था, स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह जी ने उठाया था, जम्मू स्टेट बनानी है। आप बखूबी इल्म रखते हैं इस बात का भी। तो इसी तरह उनका नजरिया जो था, वो कहते थे कि अगर 100 रुपया सेंटर से आता है, तो अगर 2 स्टेटें होंगी, एक जम्मू होगी एक कश्मीर होगी, 50 रुपया जो है जम्मू पे खर्च होगा, 50 रुपया कश्मीर पे होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा जो है एक अलग अलग स्टेट है, उसका जो चीफ मिनिस्टर जो होता है वो एक ही होता है, गवर्नर जो होता है एक ही होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि डेवलपमेंट वहां पर बराबर की होती है। उस तरीके से प्रोफेसर भीम सिंह जी ने यह जद्दोजहद की थी, जो बीमारी के कारण वो बाद में इस दुनिया फानी से चले गए। लेकिन उनके काम जो है वो अभी भी बोलते हैं, क्योंकि हम हमारे उस्ताद रह चुके हैं वो। और 1-2 दिन पहले माला जी भी इस दुनिया में नहीं रही। अल्लाह भगवान ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि याद करना है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे लीडर्स थे हमारे जम्मू और कश्मीर के। इनको जितना याद किया जाए उतना कम है, क्योंकि इन्होंने हमारे किश्तवाड़ के लिए भी बहुत कुछ किया था। लेकिन मसला ये है कि अगर हम जम्मू स्टेट या कश्मीर स्टेट की हम बात करेंगे तो ये 2 अलग अलग स्टेटें बनेंगी, जबकि हम एक ही जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात करते हैं, जो इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, और जिसमें यूनियन टेरिटरी लद्दाख भी बनाया गया है।
तो आप सोचिए खुद ही कि क्या यह पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमें कश्मीर से अलग किया जाए कि कश्मीर में या जम्मू प्रोविंस में डेवलपमेंट नहीं हो रही है। आज की डेट में आप देखिए अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, पहले भी होती थी, रास्ते बनते हैं, डेवलपमेंट होती रहती है, सरकारें बदलती रहती है, बाकी चीजें। लेकिन आज की जो सरकार है, जो नरेंद्र भाई मोदी की नेतृत्व में चल रही है, और नितिन गडकरी जी ने जो काम बखूबी यहाँ पर निभाया है, आपने बखूबी देखा होगा कि बहुत सारे काम भाजपा के दौर में हुए हैं। तो ये, और कांग्रेस के दौर भी हुए हैं, एनसी के दौर भी हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें रही है, जिस कमियां रही है, जिसमें इग्नोर अगर किया गया है तो वो खास करके हमारे चिनाब वैली को किया गया है। हर लिहाज से आप देखिए कि चिनाब वैली में वो डेवलपमेंट नहीं है जो दिखने को मिल रही थी। जो सपने हमें दिखाए गए थे, उन सपनों पर वो लीडर साहिबान खड़े नहीं उतरे। बाकी रही जम्मू स्टेट की बात, जम्मू की स्टेट मुझे नहीं लगता है कि ये स्टेट बन सकती है। तो इसके लिए तमाम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस भी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। जब सब लोगों की मर्जी होगी तभी कुछ हो सकता है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना होगा। तो यही मैं आपके सामने। चलिए रहमत जी, हम आपके पास फिर से आएंगे। हम सीधे चलते हैं तनवीर साहब के पास। तनवीर साहब, जिस प्रकार से रहमत चौधरी जी से हमने जम्मू स्टेट के बारे में आवाज उठाई थी, हमने उनसे कहा था अंकुश शर्मा जी और चौधरी लाल सिंह जी आजकल प्रेजेंट टाइम में जम्मू स्टेट की बात करते हैं। जहां तक जब हम डिस्कशंस में बैठते हैं, एक्सपर्ट्स को डिस्कशंस में बिठाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जिस प्रकार से रहमत चौधरी जी ने कहा कि जम्मू का एक ऐसा लीडर जिसको शेर जम्मू कहा जाता था, प्रोफेसर भीम सिंह साहब, जिन्होंने सबसे पहले जम्मू स्टेट की मांग की थी। और उन्होंने ये कहा था, आप अगर हिस्ट्री उसकी ये है कि एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर की घाटी में यूनिवर्सिटीज थी, और एफिलेटेड जो जम्मू के कॉलेजेस थे वो एफिलेटेड कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ थे। और प्रोफेसर भीम सिंह ही वो लीडर था जिसने पहली बार जम्मू यूनिवर्सिटी की मांग की थी। और कहीं न कहीं उसकी याद जो ताजा हो रही है, उन्होंने किस प्रकार से जो उन्होंने आवाज उठाई थी साइंस कॉलेज के बाहर, आपने देखा होगा हर साल उन शहीद स्टूडेंट्स को की याद ताजा की जाती है जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है। तो इसी मुद्दे पर आप क्या मानते हो कि वाकई तौर पर जो साबिका वजीर आला यहाँ के रहे, आजाद साहब के बगैर, आजाद साहब तो जम्मू प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, उमर साहब रहे, महबूबा जी रही, फारूक साहब रहे, उससे पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब रहे, मीर कासिम रहे, या बख्शी साहब रहे, क्या इन लोगों ने ज्यादा प्रेफरेंस अपने दौर में घाटी को दिया है और चिनाब वैली, पीर पंचाल और जम्मू को इग्नोर किया है? क्या जम्मू की डेवलपमेंट वाकई तौर पे तभी हो सकती है जब जम्मू को अपना चीफ मिनिस्टर मिलेगा? देखिए मोहसिन साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह से आपने एक ही बार 3 या 4 क्वेश्चन किए मुझे, जम्मू कश्मीर को अलग जम्मू को अलग स्टेट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ तो जो स्टेट बनी थी उस स्टेट को हमसे छीना गया, चाहे वो जम्मू की बात की जाए या कश्मीर की, पूरी स्टेट को छीना गया। अब ये जो अंकुश शर्मा जी या लाल सिंह जी नारा देते हैं कि जम्मू को अलग स्टेट मिल जाए, मुझे लगता है ये अपनी जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर की जो एक स्टेट थी वो हमसे छीनी गई। डेवलपमेंट कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई, जम्मू रीजन के पास कोई ऐसा फेस नहीं है जो चीफ मिनिस्टर के काबिल है गुलाम नबी आजाद के अलावा। इनके पास कोई ऐसा फेस है ही नहीं जो जम्मू रीजन से चीफ मिनिस्टर के काबिल हो। जैसे आपने हमें पूछा कि डेवलपमेंट ज्यादा घाटी में हुई, अगरचे घाटी में हुई, हम मानते हैं कि घाटी के ही ज्यादातर लोग इक़्तिदार में रहे, लेकिन जम्मू के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें या अन्य जितनी भी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर, इनके पास कोई फेस ही नहीं है जो जम्मू की बात करें, जो जम्मू रीजन की बात करें। अगर जम्मू रीजन की बात इन लोगों ने की होती तो जम्मू एक बहुत डेवलपमेंट
एरिया होता है, लेकिन इन लोगों ने कभी भी जम्मू की बात नहीं की। पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट को ही हमसे छीना गया। आप तो बोल रहे हो कि जम्मू को अलग से स्टेट मिलनी चाहिए, ये मैं नहीं मानता हूँ। चलिए तनवीर साहब और रहमत जी के पास हम फिर से जुड़ते हैं। हम बोधराज शर्मा जी आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जम्मू के सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, अक्सर इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखने को मिलते हैं। बोधराज जी, जिस प्रकार से, क्या आप सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, उसके बाद हम आपको हिस्ट्री पे लाएंगे। बोधराज जी, आप मुझे बताइए, क्या प्रोफेसर भीम सिंह को आप शेर जम्मू मानते हो या नहीं? सबसे पहले खान साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जम्मू कश्मीर की पूरे हिंदुस्तान वासियों को मैं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम पेश करता हूं। तो आपने कहा कि माननीय भीम सिंह जी एक जम्मू की शान थी, बहुत बड़ी सक्सेस थी। तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो भीम सिंह जी का सपना जो है वो तो मैं क्या पूरा जम्मू और जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे कि ऐसा हो रियासत। लेकिन जैसे मेरे भाई तनवीर जी ने कहा, ठीक, तनवीर जी की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। तनवीर जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासत को तोड़ा गया, ये बात सत्य है। बोधराज जी, इसी मुद्दे पर हम आगे आपके पास आएंगे। हमारा सवाल था यही कि आप प्रोफेसर भीम सिंह को शेर जम्मू, वाकई तौर पर बिला शक प्रोफेसर भीम सिंह साहब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रोफेसर भीम सिंह ने अपनी काबिलियत से पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाया है। काफी ज्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया है, क्योंकि ये साफ तौर पे है कि प्रोफेसर भीम सिंह ने कभी इख्तिदार की लालच नहीं की। तो इसी मुद्दे पर हम बोधराज जी आपसे ये पूछना चाहते हैं, जिस प्रकार से अंकुश शर्मा जी और लाल सिंह जी आज उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के आप लीडर हो। जिस प्रकार से तनवीर जी ने बताया कि जम्मू के लीडरों ने उस प्रकार से काम ही नहीं किया कि वो चीफ मिनिस्टर फेस के काबिल है, और आजाद साहब के बगैर यहाँ जम्मू प्रोविंस में कोई शख्सी ऐसा लीडर ही नहीं है। बिलाशक ये कुछ लोग कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर फेस और चीफ मिनिस्ट्री निभाने के काबिल नहीं है। और इस मुद्दे पर आपका क्या नजरिया है, और आगे आम आदमी पार्टी जो है वो क्या सफल हो पाएगी जम्मू का चीफ मिनिस्टर देने में? देखिए, जैसे मैं देखो एक पार्टी का नेता होने के पक्ष रखने के बावजूद कभी कभी तो जो सही बात है, सत्य की बात है, वो तो बात करनी चाहिए। क्योंकि भीम सिंह जी, मैं पार्टी और पार्टी से ऊपर उठ के बात कर रहा हूं। भीम सिंह जी शेर जम्मू थे, नो डाउट शेर जम्मू थे। लेकिन जैसे मेरे भाई ने बात की है कि तनवीर भाई ने, इन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में, सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी रियासत पौने 200 साल की रियासत थी, उनको तोड़ दिया। अब ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो बड़े बड़े स्लोगन देती थी, बड़े बड़े सपने दिखाती थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसे कहते थे। लेकिन आज क्या हालत हो रही है? आज भारतीय जनता पार्टी उस लेवल पे गिर चुकी है, उस लेवल पे गिर चुकी है। अब उन्हीं के जो कहते थे बीजेपी के लीडर, ये हमारा अपना गवर्नर है, हमारा अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अरे उनके अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तो पोल खोल दी उनकी। अगर पुलवामा अटैक करवाया तो गलती किसकी थी, किनकी वजह से हुआ? ये बीजेपी है। देखिए, बीजेपी कुछ भी करवा सकती है, बीजेपी पे आप विश्वास नहीं कर सकते। बीजेपी ने, जैसे मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूं डिबेट में, तो मेरे भाई साहब पहले बोल रहे थे, विकास की बात की थी। बीजेपी ने क्या दिया जम्मू कश्मीर को? बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को सबसे पहले बेरोजगारी दी, करप्शन को बढ़ावा दिया, अनएम्प्लॉयमेंट दी। आज हर चौक पे धरना ही धरना है। आपको याद होगा, ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां स्कैम नहीं हुआ है। पेपर माफिया, लिक्विड माफिया, ड्रग माफिया, टोल माफिया, डंगर माफिया और हर चीज का माफिया जो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की। माइनिंग माफिया, ये हर एक पैदा करने वाली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और उसकी दूसरी साथी, मैं खाली भाजपा को, तो अगर भाजपा इसमें इन्वॉल्व है तो 80% है, 20% वो पीडीपी भी इसमें शामिल है।
20% पीडीपी ने भाजपा को शेल्टर दिया। तो आखिर में जे हालात जम्मू कश्मीर के पैदा हुए, आज जम्मू कश्मीर का नौजवान परेशान है, जम्मू कश्मीर का डेली वेजर परेशान है। इसी मुद्दे पर हम रहमत चौधरी जी से, क्योंकि रहमत चौधरी ने कहीं ना कहीं नितिन गडकरी की बात की थी, उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दौर में विकास की बात की थी। रहमत जी, बोधराज जी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के दौरे इख्तिदार में जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया। आपका क्या नजरिया है? क्या आप कहते हो कि वाकई तौर पर बीजेपी यहाँ पर तरक्की करने में नाकाम हुई है, या अपोजिशन सिर्फ इल्जामात लगा रही है? देखिए मोहसिन साहब, आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो जो लिखा है वो चीजें कर रही है। क्योंकि या तो मैनिफेस्टो नहीं बना होता उनका, तो हम कहते कि इन्होंने जी बाद में लोगों को धोखा दिया। उन्होंने मैनिफेस्टो को देखकर, जिसके कारण जम्मू के लोगों ने उनको मैंडेट दिया था, और वो मैंडेट जम्मू के लोगों ने दिया है और चिनाब वैली के लोगों ने दिया है, ताकि वो उस मैनिफेस्टो पे उतरे। और जैसा कि देश के पूरे देश भर में इस वक्त अगर कुछ बोला जाता है, 370 जो हटाया गया, 35 जो हटाया गया, जिससे तमाम लोग जो थे जम्मू प्रोविंस के सारे लोग जो है खुश हैं, जिसमें कश्मीर के लोग भी खुश हैं। जब उनको फायदा नहीं था 370 से, और 370 जब टूटा, तो उसके बाद इस वक्त आप देखोगे कि जैसे कि हमारे प्रवक्ता जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ तोड़ने का काम किया है। मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कोई स्पोक पर्सन नहीं बोल रहा हूं, मैं एज ए जम्मू कश्मीर का एक नागरिक बोल रहा हूं, और हिंदुस्तानी की हैसियत से मैं बोल रहा हूं। जैसे कि आप देखोगे कि लोग जब भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं, इसका ये मतलब है कि विकास हो रहा है। जैसे हम खबरों में देखते हैं विकास की बातें होती है, तो जैसे कि हमारे यहाँ पर भी जो रास्ते बने, जो सदियों से 70 सालों से जो रास्ते नहीं बने थे, हमने अपने वक्त में आज देखा कि वो रास्ते बन रहे हैं हमारे यहाँ। चलिए बोधराज जी कुछ कहना चाहते हैं, बोधराज जी के पास चलते हैं। बोधराज जी, आप बताइए, क्या जो रहमत जी ने बताया कि विकास हो रहा है, आपका क्या नजरिया? खान साहब, जैसे चौधरी साहब ने जो कहा कि बीजेपी ने जो एग्रीमेंट किया था, जो मैनिफेस्टो में जो कहा था, वो कर रही है। मैं अगर बीजेपी की तरफ से ही बात रख रहे हैं ऐसे में, लेकिन है तो आदमी नागरिक की होने के नाते बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर क्या बीजेपी और पीडीपी की जब गवर्नमेंट थी, 4,500 पत्थरबाजों को रिहा किया गया? क्या बीजेपी, क्या ये भी मैनिफेस्टो में लिखा था इन्होंने? 4,500 पत्थरबाजों को रिहा किया गया। ये बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट में हुआ था। तो बीजेपी ने क्या किया है जो आप पूरा जम्मू कश्मीर के नागरिक जानता है। और आज जो जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी है ना, मैं आपकी एक नेशनल चैनल जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आज बीजेपी वो बीजेपी नहीं रही। आज बीजेपी का गैंग पैदा हो चुका है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए हुए लोग, पीडीपी से आए हुए लोग, कांग्रेस से आए हुए लोग, आज वो लोग बीजेपी को चला रहे हैं। जो अलग अलग सोच रखने वाले, आज तो बीजेपी तो जम्मू कश्मीर में तो है ही नहीं कोई। आज कहां बीजेपी है? आज ये इनका गैंग पैदा हुआ है। जो आपको खान साहब, आपको याद होगा, यही लोग जो बीजेपी के लोग कहते थे पीडीपी का फलाना लीडर देशद्रोही है, बीजेपी कांग्रेस का फलाना लीडर करप्शन चार्ज में फंसा हुआ है। लेकिन आज इनके पास कौन सी मशीन है जो मशीन से निकलेगा तो पवित्र हो जाएगा? आज वही लीडर हैं। आज जो असली भारतीय जनता पार्टी का है, असली कार्यकर्ता, आज वो तो परेशान है। आने तो कहीं न कहीं VAC 24 की न्यूज में बोधराज जी का ये जो इशारा है, वो कहीं न कहीं उन लोगों, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि जो असली बीजेपी है वो आज परेशान है, कहीं न कहीं इनका इशारा डॉक्टर निर्मल सिंह की तरफ है, सत शर्मा की तरफ है, जिगल किशोर की तरफ है। क्योंकि ऐसा कहीं न कहीं हमने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग पे सर्वे दिखा कि मैं इसी बात को बताऊंगा कि जो बीजेपी का असली, चाहे वो ग्राउंड जीरो का वर्कर है,
बूथ लेवल का हो, असली वोटर था, विचारधारा रखने वाला था। आज तो उसको तो जगह नहीं मिली। आज वो तो बहुत परेशान है। आज कौन लोग कब्जा कर चुके हैं? माफिया, जो पहले कांग्रेस की सरकार में थे, जो पहले पीडीपी की सरकार में थे, जो पहले नेशनल चलिए कांफ्रेंस की सरकार में थे। बोधरा जी आपके पास फिर से आएंगे, तनवीर जी के पास आपकी ये बात लेकर चलते हैं। तनवीर साहब, आप बताइए कि जिस प्रकार से बोधराज जी ने बताया, कांग्रेस के लोग आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं और अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग चले गए हैं, क्या आप भी इस बात को मानते हैं जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि कांग्रेस जो है देश को लूटने वाली सरकार थी, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को तोड़ने का काम किया है, देश के अंदर जो है उसने तोड़ने का काम किया। वाकई तौर पे आप इस बात से इत्फाक रखते हो कि कांग्रेस ने मुल्क के ऊपर 70 साल तक राज किया और कांग्रेस ने सिर्फ इक्तदार की कुर्सी हासिल की, लोगों के विकास के लिए कुछ नहीं किया? बिल्कुल मोहसिन जी, जिस तरह से आपका क्वेश्चन है कि वाकई में आज चाहे पीडीपी के वो लीडर या बाकी पार्टियों से जितने भी लीडर चोर थे, जो भी जिन लोगों को बीजेपी टैग लगाती थी, ये देशद्रोही है, ये गुंडा है, ये है, आज वो सारे के सारे लीडर इनकी गोद में आके बैठे हैं, बीजेपी की गोद में। अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे चौधरी साहब किश्तवाड़ से है, इनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सी मशीन आपके पास आज की डेट में है जिससे वो पीडीपी, बीजेपी, एनसी जितने भी जो बंदे देशद्रोही थे या जिनने सिकंदर किए हैं जम्मू कश्मीर में, आपके गोद में बैठने से वो किस मशीन से साफ हुए? मोहसिन जी, वाकई में जम्मू कश्मीर के जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब पार्टियों के रहमत जी आपसे सवाल है कि आपने माफिया लोगों को जगह दी, कौन सी पवित्र वॉशिंग मशीन है आपके पास कि न उन लोगों को कार्रवाई होती है तो कुछ होती है, बताइए। देखिए मोहसिन साहब, मैंने पहले ही कहा था कि मैं इस वक्त बीजेपी की प्रवक्ता की हैसियत से ये नहीं आया हूं, एज ए जम्मू कश्मीर का एक नागरिक और एक हिंदुस्तानी की हैसियत से मैं आपके सामने आया था। क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, जो हमारे ऋषि साहब हैं, जो गनाई साहब बोल रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हो, मैं तो हूँ सिपाही, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमने जब इन 70 साल के हुक्मरानों को देखा, इन्होंने वाकई में जम्मू कश्मीर को लूटा, जिस तरीके से भी इन्होंने लूटा उसमें लूट खसूट की, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि जो ऋषि साहब हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से खफा हो चुके हैं, क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में यही सबसे पहले गए, उसके बाद ही हम चले गए थे। क्योंकि हमने जितना स्ट्रगल किया है, खास करके चिनाब वैली के लोगों ने, खास करके जिला किश्तवाड़ के लोगों ने, जहां पर प्रोजेक्ट बन रहे हैं इस वक्त 5-6 प्रोजेक्ट बन रहे हैं, यहाँ की बेरोजगारी के लिए हम लड़ रहे थे आज तक, लेकिन यहाँ पर अच्छे लीडर की कोई कदर नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि इन्होंने कहा कि एक ही चेहरा है, वो है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब का, जिसने हमेशा किश्तवाड़ के लिए बुराई सोचा है, अच्छा कुछ नहीं सोचा है। एवन की जहां पर जिस मातृभूमि से वो पैदा हुए हैं, जो उनकी मातृभूमि है, वहां पर आप देखें कि वहां पर क्या डेवलपमेंट है। ये वहां पर रहते हैं, ऋषि साहब वहां के रहने वाले हैं। ये मुझे बताया कि जिसका आप कह रहे हो कि वो चीफ मिनिस्ट्री के दावेदार हो सकते हैं, बहुत सारे एजुकेटेड लड़के हैं, चीफ मिनिस्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों को उजागर करने की जरूरत है। जम्मू प्रॉमिस में भी बहुत सारे ऐसे दिग्गज लीडर हैं जिनको ये दिग्गज कहा जाता था, जो कांग्रेस पार्टी थी वो गुंडा राज यहाँ पर इस्तेमाल करती थी हम पर। यहाँ के बच्चों को वो मेंटली डिस्टर्ब करती थी। बहुत सारे एलिगेशंस लगाने के बाद उनको पर्चे, देखो पर्चे कितने लगे हैं नौजवानों पर उनके दौर में। उन्होंने किया क्या? मैं ये नहीं कहता हूं कि सेंटर से उनको ये चीजें, लेकिन उनको सपोर्ट जब वो इक़्तिदार में थे, ये इंतकामी लोगों की पार्टी थी। रहमत साहब आपके पास
पूरा सुनिए। अगर जम्मू कश्मीर में इस वक्त पीडीपी की बात की जा रही है, पीडीपी ने अगर अकॉर्ड किया था, जैसे कि हमारे भाई साहब बोधराज जी ने कहा कि यहाँ पर जी पत्थरबाजों को कितने हजार पत्थरबाज उन्होंने निकलवाए थे, वो किन्होंने निकाले थे? वो भारतीय जनता पार्टी, और क्या था चौधरी साहब, उस समय भाजपा और पीडीपी की गवर्नमेंट थी और निर्मल सिंह जी बैठे हुए थे। बिल्कुल। और आज की डेट में देखो, आपको एक भी पत्थरबाज नहीं मिलेगा। जब तक ना नॉर्मलसी आई है तब जाके, अगर उनकी सरकार होती। आज मुझे बताइए महबूबा जी, महबूबा जी जो बयान जो दे रही है, वो किस हैसियत से बयान दे रही है? महबूबा जी के बयान आप सुनते होंगे, जब भी वो कोई बयान देती है उसका एक्शन से रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन और एक्शन हो जाता है। महबूबा जी के बयान सुनिए, उनके बयान सुनिए। रहमत चौधरी साहब के पास भी हम गए, तनवीर साहब के पास भी गए, बोधराज जी के पास चलते हैं। बोधराज जी, एक सवाल यहाँ गूंज रहा है, वो है जम्मू के चीफ मिनिस्ट्री का दावेदार। जिस प्रकार से कहा, रशीद साहब ने भी कहा, रहमत जी ने कहा कि जम्मू प्रोविंस में एक ही शख्स है, वो है गुलाम नबी आजाद साहब, जो चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल है। सवाल यहाँ पर खड़ा होता, सुनिए सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, बहुत सारे लोग आपको मौका दिया जाएगा, बहुत सारे लोग जो चीफ मिनिस्टर बनने के सपने देख रहे हैं, जिसमें हमारी जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें श्यामलाल शर्मा, उसमें चौधरी लाल सिंह, हरीशदेव सिंह, और जिसमें कि जम्मू से भी बहुत सारे ऐसे देविंदर सिंह राणा, रविंदर राणा, क्या ये चेहरे इस लोगों की आवाज इस वक्त आला अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं? जिन चेहरों का हमने नाम लिया, जो लोग जम्मू कश्मीर की कैबिनेट में रहे, कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे, क्या ये जम्मू कश्मीर की बागडोर संभालने के काबिल नहीं है? क्या जम्मू के लोगों को कुछ अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा? ये हम बोधराज जी से पूछना चाहते हैं। तो साहब, मैं जम्मू के चीफ मिनिस्टर की बात इससे बाद में करूंगा, जैसे मैं चौधरी साहब की बात का जवाब दूंगा। चौधरी साहब ने कहा कभी ये जैसे कोई गलत काम होता है ना जम्मू कश्मीर के अंदर, बोलते हैं एलजी साहब की सरकार कर रही है। जैसे कोई अच्छा काम डिबेट में चौधरी रहमत चौधरी जी कर रहे हैं, कभी बीजेपी के प्रवक्ता बन जाते हैं, कभी आम नागरिक बन जाते हैं। पहली बात तो ये है। अब बात रही दूसरी कि जब निर्मल सिंह जी की, आपको याद होगा, बीजेपी की बात कर रहा हूं, निर्मल सिंह जी के जो बंगला था नगरोटा में एक जेडीएम ने उनको तोड़ने का ऑर्डर दे दिया था। अब गरीबों के मकान टूटे, कोई एक कमरे वाला था, लेकिन वही निर्मल सिंह का आज आपने देखा, आज कोई वहां उसका मकान नहीं टूटा है। वो कहां गया, क्या गया, ऊपर से लेके नीचे तक बीजेपी है, एलजीपी उनका है। अब बात कही तनवीर, बोधराज जी, इस पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। जनवरी के महीने में एक डेमोन्स्ट्रेशन ड्राइव चलाएगी जिसमें कहा गया कि जो भी स्टेट लाइन या जंगलात अराजी पर जो भी कब्जा है वो हटाया जाएगा। लेकिन आपने मार्च के एंडिंग में ये देखा होगा कि बहुत सारी जंगलात अराजी और स्टेट लाइन पे जो रहाइश वजीर मकान थे उनको हाउस नंबर्स दिए गए। क्या ये भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ इंसाफ कर रही है या बेइंसाफी? अगर स्टेट लैंड पर कोई 5 मरले या 10 मरले पर रिहाइश पजीर था, उसको हाउस नंबर दिया गया, उसको वाटर फैसिलिटी दी गई, उसको बिजली की फैसिलिटी दी गई, क्या ये लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए खान साहब, मैं आपकी चैनल की माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह जो भी दूसरी पार्टियों से आए हुए बीजेपी में है, ऐसी कौन सी मजबूरी आ चुकी है? क्योंकि किन्हीं के नेशनल हाईवे पे बड़े बड़े होटल थे, किन्हीं के बड़े बड़े शोरूम थे, वो टूटने वाले थे। उन्होंने एक ही रास्ता बताया, जहां तो ये टूट जाएंगे आपका नंबर जेल में आ जाएगा, जहां पर बीजेपी है। 2 रास्ते हैं, उन्होंने बीजेपी चुन ली। चौधरी साहब को ये जवाब देना पड़ेगा कि इन्हीं के नेता, इन्हीं की पार्टी के नेता बीजेपी के, जब इससे पहले तो
इससे पहले जब भी कोई गोदरा जी की रैली होती थी, कोई समारोह होता था, तब इन जी, नेताओं को, जो बीजेपी और कांग्रेस से बीजेपी में गए हुए हैं, इनको तो जब बड़े लिमिट क्रॉस करके एक बोलते सवाल- थे, ये तो फंसे हुए एक हैं। सवाल पीडीपी से एक सवाल उठ रहा है, ये हम तनवीर साहब से पूछेंगे। तनवीर साहब से खड़ा हो रहा है कहीं न कहीं फार्मर एमएलसी फिरदौस टाक पर, फार्मर एमएलसी सजाद किचलू पर खड़ा हो रहा है। इन सब लोगों पर कहीं न कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि इन लोगों को पार्टियों ने एक प्लेटफॉर्म दिया था, तो उसके बाद कहीं न कहीं टाक साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि टाक साहब ने उतनी ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं की थी, उतने ज्यादा वोट भी नहीं हासिल किए थे जिस प्रकार से असगर पीर साहब थे या बशीर अहमद रुनियाल साहब थे। उनके मुकाबले में पीजीपी में वो लोग भी थे, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक अच्छा वोट हासिल किया था जिस प्रकार से बशीर रुनियाल साहब थे, 14,000 वोट लेकर आए थे, लेकिन उनको पार्टी ने एमएलसी नहीं बनाया, बल्कि फिरदौस टाक साहब को एमएलसी बनाया। लेकिन आज सवाल उठ रहा है कि फिरदौस टाक साहब ने जो एमएलसी का फंड था, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड, वो उन्होंने किस जगह पर यूटिलाइज किया, और क्या इसकी हद तक ये हकीकत है कि पीडीपी के बहुत सारे लोग हमसे मिले जिन्होंने ये कहा कि टाक साहब जो है अक्सर जो नए न्यू फेसेस जो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं उनको रुकावट कर रहे हैं आला अधिकारियों तक पहुंचाने की, लाइक महबूबा मुफ्ती साहिबा तक। आप भी कहीं ना कहीं टाक साहब के काफी करीबी रहे, क्या नजरिया है आपका? देखिए मोहसिन जी, मैं लगभग 7 साल मैंने पीडीपी के साथ काम किया है। जिस तरह से आपने फिरदौस टाक की बात की, ये एक ऐसे लीडर है जो लोगों को सही नहीं थे। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को ये बंदा सही नहीं था, ये कौन बंदा है, कहाँ का है, क्या है, और अचानक मुफ्ती साहब ने इनको मैंडेट दे दिया और 3400 वोट हासिल किया, और 3400 वोट हासिल करने के बाद इनको एमएलसी बनाया। जबकि इससे अलग अच्छे कद के लीडर महबूब शेख, महबूब इकबाल या रोनिहाल साहब या अब्दुल मजीद भट्ट, जिनने 13,000, 16,000, 18,000 वोट लिया था, उनको एमएलसी नहीं बनाया और एमएलसी फिरदौस अहमद टाक को बनाया। उसने जितना भी जी, वजूहत क्या थी इसके जी, पीछे? मतलब उतने वोट भी हासिल नहीं किए, कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेट हो रहा है कि आखिरकार सीनियर लीडरों को साइडलाइन करके क्यों ऐसे लोगों को, जो लोगों के साथ अन्याय कर रहे थे, जो लोगों के साथ जुल्म कर रहे थे, ऐसे लोगों को फ्रंट फेस क्यों बनाया गया? फिरदौस साहब टाक ने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा, पार्टी को बहुत ज्यादा पैसा दे दिया, पैसे पे मैंडेट दिया महबूबा जी ने, और मुफ्ती साहब ने पैसे से मैंडेट लेने के बाद 33 या 3400 वोट लिया टोटल फिरदौस टाक ने, और 3400 वोट हासिल करने के बाद उन्हें एमएलसी बनाया। और उसकी एक फंड पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, अगर वो बंदा मुझे शरेआम आके बताए कि मैंने अपना पैसा वहां पे, उसने सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट किया अपने रिश्तेदारों पे, अपने भाइयों पे, अपने यार दोस्तों पे, और पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को पागल, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के जितने भी युवा लीडर थे उनको पिछाड़ने की कोशिश की। उनके साथ उनका एडवोकेट शेख नासिर हुसैन भी थे, मैंने पंचायती चुनाव लड़ा है, मैंने उनसे ज्यादा वोट हासिल किया था जितना शेख नासिर ने डीडीसी काउंसिलिंग के लिए चुनाव लड़ा, और 300 से ज्यादा वोट उसको नहीं आया। उसको आज की डेट में पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी बना दिया। पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, जब फिर शेख नासिर को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, 12,000 से ज्यादा वर्कर भाग गए पार्टी से। वो ईगो वाले लीडर है, चाहे फिरदौस टाक की बात की जाए या शेख नासिर, जितना भी हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा और किश्तवाड़ में, कहीं ना कहीं ये सवाल जो हमने फिरदौस टाक के हवाले से किया था, ये कहीं ना कहीं सवाल उस सवाल से जुड़ा हुआ है जो हमने बोदरा जी से किया था कि आखिरकार जम्मू प्रोविंस का चीफ मिनिस्ट्री के काबिल क्यों नहीं है। ये हालात है जिस प्रकार से तनवीर जी ने जवाब दिया कि जिस प्रकार से ईगो, क्योंकि बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमें भी ये मासूल हुआ कि फिरदौस अहमद टाक साहब है या शामलाल जी है या दूसरे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उन लोगों ने इक्तदार की कुर्सियों पे बैठ के अपने आप को और अपने रिश्तेदारों को पालने की कोशिश की है। और इसी बात के लिए हम फिर से तनवीर जी से भी, बोधराज जी से भी इसी मुद्दे पर, क्योंकि इस वक्त ऐसा है कि मीडिया जो है
फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम लोगों की आवाज आला अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उस आवाज को सामने लाने की कोशिश करते हैं, हम उन मुद्दों को सामने लाने की कोशिश करते हैं जो मुद्दे आवाम से जुड़े होते हैं, जो मुद्दे बंद कमरों में होते हैं। जिस प्रकार से आगे हम फिर से इस डिबेट का विषय बढ़ाएंगे। तनवीर जी कुछ कहना चाहते हैं? तनवीर जी। देखिए मोहसिन जी, जिस तरह से आपने रविंदर रैना की बात की, रविंदर रैना एक कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं चला सकते। वो ये जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी स्टेट है, इसको चलाना उसके पास का काम नहीं है। चौधरी लाल सिंह को कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, मैंडेट नहीं दिया, पार्टी छोड़नी पड़ी। एक मैंडेट नहीं दिया, पार्टी छोड़नी पड़ी। क्या आपको लगता है वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का फेस है? उसके अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास कौन सा एक ऐसा लीडर है जो जम्मू रीजन में है, जो चीफ मिनिस्टर के काबिल है? ये सारे अपने घरेलू लीडर हैं, अपने भाइयों और अपने दोस्तों के लीडर हैं। इनसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं चलती है, इनसे जम्मू कश्मीर क्या चलेगा? जहां मैं कांग्रेस आजाद साहब जी, बोधरा जी इसी मुद्दे पर यही सवाल आपसे भी रहेगा। इसी मुद्दे पे आ रहा हूं मैं। जैसे आपने बात की जम्मू की चीफ मिनिस्टर की, जम्मू की जो आपने नाम गिनाए, मैं तो आपके चैनल पे इन लोगों का नाम लेना नहीं चाहता हूं। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया और ये चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल है क्या? मैं खान साहब आपके चैनल से कह रहा हूं, जिम्मेवारी से कह रहा हूं। जनाब जानना चाहता हूं कि बोधरा जी किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? जी, बोधरा जी आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में है? आम आदमी पार्टी के वर्कर भी जम्मू कश्मीर में मिल रहे हैं, शुक्र है। सर मिल नहीं रहे हैं। आगे आने वाले समय में आपको जम्मू कश्मीर में बिना आम आदमी पार्टी के सरकार नहीं दिखेगी। आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार होगी अगली। जी आप ऐसा मत कहें, कार्यकर्ता मिल रहे हैं अब जम्मू कश्मीर में। आम आदमी के जितना जेल में डाल दिया, आम आदमी है कहां पे की जगह? मीर भाई मैं बताता हूं कहां पे है। अब सुन तो लो 2 मिनट। अब जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक ने, हर एक इंसान ने जम्मू कश्मीर की पीडीपी को भी देखा, बीजेपी को भी देखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा। आज तक इन्होंने कभी भी विकास की बात नहीं की। आज तक इन लोगों ने कब्रिस्तान वर्सेस शमशान घाट की राजनीति की, जम्मू वर्सेस कश्मीर की राजनीति की, हिंदू वर्सेस मुसलमान की राजनीति की, मंदिर वर्सेस मस्जिद की राजनीति की। लेकिन अब वो चलने वाला नहीं। जब से हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो शुरू किया है, तब विकास की बात शुरू होगी। अब जो आगे राजनीति होगी वो एजुकेशन के ऊपर बात होगी, रोजगार देने की बात होगी। बोधरा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। हम एक एक करके सबसे पहले रहमत जी के पास चलते हैं। आखिर में VSC 24 के इस लाइव प्लेटफॉर्म से जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए क्या पैगाम है? जैसा कि अब इन्होंने मुझे ये कह ही दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता की हैसियत से बैठा हूं यहाँ पर, जबकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं एज ए नागरिक, ऐसे सोशल वर्कर की हैसियत से आया हूँ। अब बोला ही आपको याद होगा, खान साहब 1 मिनट में टोकन दूंगा। इन्होंने कहा था बीजेपी के लोग जब छुट्टी मिली ना महाराजा हरि सिंह की, तो डांस करते दिखे ढोल नगाड़े के साथ। जब कोई बोलता है कि चुराए पे पेपर माफिया के बिक रहे हैं, पेपर बेचा जा रहा है, ये तो हल्दी का काम कर रहे हैं, तो चौधरी साहब तो वही काम कर रहे हैं मुझे मेरे हिसाब से। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर। सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए जब कोई अच्छा काम तो हमने किया, इतना बीजेपी करे तो लीला, बाकी वाले करे तो करेक्टर ढीला। नहीं सुनिए, अब आप तो मेरी बात भी सुनिए। अगर ऐसे डिबेट करनी है तो फिर मैं भी उसी फार्म में आ जाता हूँ। पहले तो इसको कहो ऋषि साहब को अपना मुंह दिखाए, इनको मैं जवाब देना चाहता हूँ।
पर्दे के पीछे कुछ नहीं चलता है। हम जैसे लोग जब तक ना सुधरेंगे तब तक यहाँ देश का भला नहीं होगा। हम लोगों ने हमेशा पॉलिटिक्स खेली है। जो आदमी नहीं, अच्छा काम करता है, सुनिए बात सुनने का म्यादा रखिए। अब आम आदमी पार्टी जो कह रही है वो जम्मू कश्मीर में क्या, एक डीडीसी यहाँ पर आपका है जो मेराज मलिक साहब हैं, दूसरे हैं जफरुल्लाह शेख साहब जो हमारे मड़वा से हैं। अच्छी बात है, वो काम कर रहे थे, उनका कनेक्शन मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली तो मेरे ख्याल में बीजेपी के साथ है। ये बातें आप दूर रखिए। अगर आप लोगों ने सही माने में देश का भला चाहते हो, अपनी जम्मू कश्मीर का भला चाहते हो, पहले हम लोगों ने स्टेट वापस लानी है। और स्टेट वापस आएगी, वो इंशाल्लाह ताला जल्दी वापस आएगी। जैसे कि आप इस वक्त भी गुलाम नबी आजाद के गुणगान गा रहे हो कि वही एक चेहरा है। क्या आप लोगों में कोई टैलेंट नहीं है? क्या आप चीफ मिनिस्ट्री का दावेदार हूं? क्या आप चीफ मिनिस्टर बनने के लायक नहीं हो? क्या आप सरपंच बनने के लायक भी नहीं हो? क्या आप मेंबर एमसी के काउंसलर बनने के लायक भी नहीं हो? अपने आप को खुद कहते हो कि फलानी आदमी जो 70 सालों तक हमें अंधेरे में रखा, जिस इंसान ने चीफ मिनिस्टर बनाया किसने था? आप उस महान हस्ती को याद कीजिए, प्रोफेसर भीम सिंह जी को, जिसको उस दौर में जिसकी उसकी जो काबिलियत थी, उसको बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है वो प्रोफेसर भीम सिंह जी को जाता है। प्रोफेसर भीम सिंह जी ने मजहब और मिलत के काम किया है लोगों का। मैं इसलिए चाहता था कि मैं अगर डिबेट में आऊं, मैं एज ए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन हूं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मैंने एज ए पार्टी की कोई बात नहीं यहां पर रखी। मैं एज ए एक नागरिक की हैसियत से आया था, बाकी मुझे कुछ नहीं है। हम जब तक ना एक हो जाएंगे, जब तक ना एक समझ होगी हमें कोई दिल्ली वाला चलाने लगे तो हमारा फायदा क्या है लीडर बनने का? अगर हम दिल्ली पे ही, अगर हम कश्मीर पे ही डिपेंडेंट है तो फिर फायदा क्या है हमारे चुनाव वैली में लीडरी करने का? चलिए रहमत साहब, बहुत रहमत जी आपने अच्छी इंफॉर्मेशन VAC 24 न्यूज के जरिए से दी। हम चलते तनवीर साहब के पास। तनवीर साहब, आखिर में मुख्तसर टाइम में आप अपना पैगाम जम्मू कश्मीर के लोग। एक मिनट आपके पास भी आएंगे। इस तरह से चौधरी साहब ने कहा कि आम आदमी पार्टी का एक डीडीसी काउंसिलर महराजुद्दीन मलिक है। जिस दिन महराजुद्दीन मलिक ने चुनाव डीडीसी काउंसिल का चुनाव लड़ा तब वो इंडिपेंडेंट थे, उसके बाद वो आम आदमी में गए। अगर आम आदमी के चुनाव निशान से उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया होता, उसकी जमानत जब्त हुई होती। आप क्या बात कर रहे हो? उसने 300 से ज्यादा वोट वो हासिल नहीं करता। उसने उस टाइम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपने कही कि खिता चुनाव में कोई ऐसा लीडर, आपको मैंने पहले ही बोला कि कौन सी पार्टी का ऐसा लीडर मुझे दिखाओ जो चीफ मिनिस्टर के काबिल है, अलावा गुलाम नबी। मैं गुलाम नबी आजाद साहब का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। जिला किश्तवाड़ के रहने वाले आपको जिला किश्तवाड़ में डिग्री कॉलेज गुलाम नबी आजाद ने दिया, 6 से ज्यादा पावर प्रोजेक्ट गुलाम नबी आजाद ने दिए, और 13,000 से ज्यादा बच्चों को नौकरियां गुलाम नबी आजाद ने दी। भाजपा ने एक बच्चे को नौकरी दी। मुझे आप नाम उस बच्चे का बोलिए जिस बच्चे को नौकरी दी। एक नाम बताओ कौन सा कॉलेज, एक नाम भी बताओ कौन सा कॉलेज दिया गुलाम नबी आजाद ने? गुलाम नबी आजाद ने कौन सा कॉलेज दिया? आप एक नाम बताओ, कौन सा डिग्री कॉलेज, कहाँ पर? चौधरी साहब, पता कुछ नहीं है। लम्हों ने खता की तो सदियों ने सजा पाई, हमारे जवानों ने शहादत दी कॉलेज के लिए। क्या बात कर रहे हो? आपको पता ही नहीं है किश्तवाड़ को किसने, किश्तवाड़ के लोगों ने अपना खून बहाया है अपनी धरती के लिए। कॉलेज लिया है, खून दिया है, हमने जाने गवाही है, कुर्बानियां दी है, शहादत दी है, डिस्ट्रिक्ट लिया है, अपना खून दे के लिया है, अपने हिंदू मुसलमान भाइयों ने खून दिया है। क्या बात करते हो? सुनने का आप बीएपी के हो, आप आजाद पार्टी के प्रवक्ता लग रहे हो मुझे। आप क्या बात कर रहे हो? आप भूल गए हो
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या नहीं मिला आप लोगों को? किसान को 2,000 मिलता है, वो किस लिए मिल रहा है? बात कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद आप साहब की। मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, गोल्डन कार्ड से गरीब है, अपनी दवादारी करता है। हो रहे हैं कि किश्तवाड़ के लोगों ने खून दिया। हाँ, सुनील शर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाया, एक एसपीओ बंदा कैबिनेट मंत्री बनाया, खून दिया किश्तवाड़ के लोग। गुलाम नबी आजाद साहब की टीम है बीजेपी की, आपको बताना चाहिए। और जो मोदी जी कहते हैं वही करते हैं गुलाम नबी आजाद। आम आदमी का नाम जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का नाम और निशान नहीं है। आप किस पार्टी की बात कर रहे हो? आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर का नाम है, जेपी का नाम कहाँ पे? जेपी का नाम कहाँ पे? आपको कम से कम पूरे का जवानों को आगे नहीं आ रहे तो आप जवान हो, आप क्या लड़ोगे? आप क्या लड़ोगे? आप करोगे तलवार चाटी करोगे उसकी, गुलाम नबी आजाद की। आप इस वक्त सुनील शर्मा एक एसपीओ था और सुनील शर्मा ने जो काम किया है वो आपके गुलाम नबी आजाद ने सपने में नहीं सोचा होगा। खान साहब बोलिए, जब आप थक जाओगे फिर उसके बाद मैं आपको जवाब देता हूँ। खान साहब जेपी का प्रवक्ता है। चौधरी जी आप म्यादा रखिए। सुनील शर्मा एक एसपीओ था। सुनील शर्मा एक एसपीओ था। इंसान नहीं है, नहीं एसपीओ के इंसान नहीं है, एसपीओ के इंसान नहीं है, एसपीओ इंसान नहीं है। देश की खिदमत करता है क्या वो? उसको हक नहीं है, वो हक नहीं है, ग्रेजुएट है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। एसपीओ को आप कैबिनेट मंत्री बनाते हो और बोलते हो कि किश्तवाड़ ने खून बहाया। किश्तवाड़ अनपढ़ तो नहीं है, अनपढ़ तो नहीं है। आप लोगों ने मंत्री को बनाया था, आपको आप क्या समझते हो? सुनील शर्मा क्या अनपढ़ है? नहीं, सुनील शर्मा एक एसपीओ लड़का, जिला किश्तवाड़ के लोगों ने। किसने बोला एसपीओ था? क्या पता है आपको उसका? हमें पता नहीं, हमारा भाई है, हमें पता नहीं है वो क्या है। ऐसे ही एमएलएस बना, ऐसे ही जनरल सेक्रेटरी बना है, उसकी मेहनत में। शर्मा के बाद में डिबेट में आके बोलते मैं प्रवक्ता आम बंदा हूं। आप सुनील जी के प्रवक्ता हो जनाब। सुनील शर्मा जी के पीछे चलते हो। सुनील शर्मा ने पूरे जिला किश्तवाड़ को खत्म किया, पूरे जिला किश्तवाड़ की सियासत को सुनील शर्मा ने खत्म किया। आप देखिए, मुझे कोई भी ऐसा सुनील शर्मा ने एक बाथरूम बनाया या एक कयामत कहीं नाई बनाई। खान साहब एक मिनट। जी बोधरा जी बताइए। जो हमारे चौधरी साहब कह रहे हैं और तनवीर साहब कह रहे हैं, मुझे लगता है कि जो इन्होंने बात की बीजेपी की बी टीम है गुलाम नबी आजाद साहब, बी टीम है। अब बी टीम है क्या? तनवीर जी बात सुने, अपने वक्त में बोले, ठीक है? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करें आप लोग। आप, मुझे पता है ज्यादा जानकारी आपको जम्मू कश्मीर है क्या? आप गुलाम नबी आजाद का भी वो पल्ला झाड़ रहे हैं। अरे एक पार्टी की बात करो, एक स्टैंड रखो आप लोग। आप लोगों को गुलाम नबी जो जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल है, जिसने आपने 2.5 सालों में तरक्की अगर की तो गुलाम नबी आजाद। मेरी बात सुने, आपने बात की गुलाम नबी आजाद साहब की। अरे गुलाम नबी आजाद साहब को कांग्रेस ने 50 साल गोद में बिठा के रखा। अब उनका नहीं बना गुलाम नबी आजाद, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों का बनेगा? उन्होंने कहां लकीर जीती है? अब मेंबर पार्लियामेंट हार गया। अब जब लोगों के बीच में जाएंगे ना, तब जाके पता चलेगा। तनवीर जी आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी नहीं है, आप हवा में बातें कर रहे हैं। अब डॉक्टर अब इलेक्शन हुई थी ना, एक ही इलेक्शन लड़ी है उन्होंने, जब मैं अपनी होश संभाली है। अब मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ी है उन्होंने, कितने वोट लिए उन्होंने? गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस पावर में लाया, चीफ मिनिस्टर जम्मू। कौन था चीफ मिनिस्टर? वो तो कांग्रेस की वजह से बना। कौन? गुलाम नबी आजाद लोगों ने वोट देके नहीं बनाया गुलाम नबी आजाद को।
गुलाम नबी आजाद ने लोगों को वो पार्टी का नहीं बना, वो क्या करेगा? अभी और तनवीर, आप सब लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत शुक्रिया है। अगले डिबेट में हम फिर से आपको बुलाएंगे और नए मेहमानों के साथ फिर से बुलाएंगे VAC 24 न्यूज में, जो देश के अंदर हर जगह पर दिखाया जाता है। आपको सैटेलाइट्स के जरिए और आप डिश टीवीज के जरिए और फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स के जरिए भी आप देख सकते हो। इसके बाद अब आखिर में हम यही गुजारिश करेंगे, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी डिबेट्स, न्यूज बुलेटिन्स हमेशा आप तक पहुंचे। रहमत चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस डिबेट में आने के लिए। बोधराज जी आपका भी, और तनवीर साहब का भी, आपका भी। इसमें कोई जो राजनीति है, इसमें देखिए, इसमें राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, लेकिन ये एक डिस्कशंस होती है जिसमें डिस्कशन में बातें सामने आती है, अवाम तक वो पहुंचती है, अवाम बेदार होती है। हमारा ये प्रोग्राम करने का यही मकसद होता है। आइए, दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ मिलते हैं। शुक्रिया।